हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। एक्चुअली ये जो है हमारा 4th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास के बारे में, इसके अलावा और हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास के बारे में, यानी सम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी उन्हीं में इंक्लूड है और साथ ही साथ हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस टॉपिक और आपको ये टॉपिक बहुत ही स्मूथली, बहुत बढ़िया तरह से समझ में आना है। बस आपको लगातार इस वीडियो को देखना है, बीच में कहीं स्किप नहीं करना है। ओके, और पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसे देखते रहिए। ओके, देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने देखा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम। एटम जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब साइंटिस्ट जो है, जब उन्होंने ये फाइंड कर लिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो दे वर वेरी क्यूरियस टू फाइंड द वेट ऑफ दैट पार्टिकल। उस पार्टिकल का वेट फाइंड करने के लिए बड़े क्यूरियस थे कि भाई हम ये तो पता लगाए कि जो हमने एटम फाइंड किया है, सबसे छोटा पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास कितना होता है, उसका वेट कितना होता है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत मतलब एक छोटी, आप ये मान सकते हैं, एक जर्नी थी। उस जर्नी को कैसे पूरा किया गया, इस चीज को हम देखेंगे। आप एक बात बताएं कि किसी भी चीज का जब आप वेट करते हैं, ठीक है, या उसका मास फाइंड करते हैं, तो आप किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका वेट कितना है, आपने कहा मेरा वेट 60 kg है। इसका मतलब ये है कि यू आर 60 टाइम्स हैवियर देन 1 kg। यही हुआ। अगर मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मार्कर का जो वेट है दिस इज 50 ग्राम, दैट मीन्स इट इज 50 टाइम्स हैवियर देन 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम से 50 टाइम हैवियर है। इसका मतलब आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस तो चाहिए था, ठीक है, जिससे कंपेयर करके आप बता रहे कि कितने टाइम्स ये चीज उससे हैवी है। तो जो एक बेसिक वेट जिससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं किसी भी चीज का वेट, वो हमें चाहिए किसी भी चीज का वेट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का वेट करने के लिए। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हम एटम का मास फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब आप ये बताएं कि जो पार्टिकल सबसे छोटा है, उस पार्टिकल का मास आप किससे फाइंड करेंगे? सोचे कैसे फाइंड किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने उस टाइम पर था। तो इसके लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वेट तो सेम नहीं है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो मेनी एलिमेंट्स, तो इन सबका वेट इक्वल नहीं है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि इनमें जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, जो सबसे हल्का एलिमेंट है, उसको अपन स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। उसके वेट को आप बेस वेट मान लेते हैं और उसके वेट से आप कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स के वेट को कि वो एलिमेंट्स कितने टाइम्स हैवी है। तो देखो आप बताएं कि सबसे पहले कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, उसमें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। अब हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, तो इसका मतलब यह कि बिगनिंग में साइंटिस्ट ने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट का वेट को वेट करने के लिए या फिर उसका मास फाइंड करने के लिए उसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया और ऐसा कहा जाने लगा कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ सब्सटेंस विच टेल अस हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन मास से कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितने टाइम्स हैवियर है, जितने टाइम्स हैवियर है वो उसका एटॉमिक मास है, ठीक है ना। बिगनिंग में उसको एटॉमिक मास कहा गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब वो हाइड्रोजन से एटॉमिक मास फाइंड कर रहे थे अलग अलग एलिमेंट्स का, तो इन ज्यादातर एलिमेंट्स के जो मास हमें मिले वो फ्रिक्शन में मिले। किसमें मिले? फ्रिक्शन में मिले। अब फ्रिक्शन में मास मिल रहा है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी कैलकुलेशन में। तो उन्होंने फिर एक ये रास्ता निकाला कि अपन एक काम करें, हाइड्रोजन को छोड़े, दूसरा एलिमेंट लेते हैं। तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन को लिया। लेकिन हमें पता है, आज हमें पता है कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर देन, अप्रोक्स 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से अप्रोक्स 16 टाइम हैवियर है। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट तो नहीं है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं है। और हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का जो वेट फाइंड करते हैं सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट से कंपेयर करके फाइंड करते हैं। तो क्या किया जाए? तो इन्होंने ये उपाय निकाला। इन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन जो है, जो हाइड्रोजन से 16 टाइम हैवियर है, इसका मतलब हम उस ऑक्सीजन के 16th पार्ट को ले लेते हैं,
ठीक है, उसका वेट तो हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन के 1/16 मास को लिया और उसे कंपेयर किया कि वो कोई भी एलिमेंट जो है उससे कितने टाइम्स हैवियर है। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी? फिर डेफिनेशन ये बनी कि एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास विच टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/16 ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 1/16 से कोई भी एलिमेंट कितना हैवी है वो उसके एटॉमिक मास को बताता है। ठीक है, तो उसके बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम आई इसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली क्या होता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। तो अब जो हम लोग रिसेंटली यूज में लेते हैं स्टैंडर्ड एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए, वो है कार्बन 12। कार्बन बहुत सारे होते हैं भाई, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। दीज आर द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पता है आपको क्या होता है भाई? आइसोटॉप्स क्या है कि अब आप ये मान सकते हैं एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स, ठीक है ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब किसी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12। तो इसमें जो एबेंडेंटली मिलता है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलता है, दैट इज कार्बन 12। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कार्बन 12 को बेस लिया। अब कार्बन 12 की प्रॉब्लम यह है कि वो हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवी है, तो इसका मतलब सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट तो नहीं है। तो हमें कार्बन 12 से कंपेयर नहीं करना है, हमें कार्बन 12 के 1/12 से कंपेयर करना है। तो आज अगर हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, ठीक है, आज अगर हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस या एलिमेंट ले लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ले लेते हैं, ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास which tells us how many times it is heavier than carbon, how many times it is heavier than 1/12 of कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का वो मास है जो हमें बताता है कि वो कार्बन 12 जो आइसोटॉप्स है उससे उसके 1/12 से कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, तो जितने टाइम हैवियर है वो उसका एटॉमिक मास है। एक्चुअली इसके अंदर भी ध्यान रखना, वैल्यू जो है कोई जरूरी नहीं है कि आपको होल नंबर में मिले, फ्रैक्शन में मिल सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स यूज में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, अच्छा एक इसका फॉर्मूला और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एटॉमिक मास फाइंड करना है ना, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का एटॉमिक मास ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करें हम? ऊपर तो लिखेंगे उसके अंदर क्या, मास ऑफ एन एटम, ठीक है, उस एटम का मास, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे उसको? डिवाइड करेंगे वन मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, मतलब कार्बन 12 का जो 1/12 है उस मास से उसको डिवाइड कर देंगे, और जो आपके पास में वैल्यू आएगी, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे? उस एटम का, ठीक है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इसको यूं ले लेते हैं ना, उस एलिमेंट के एटम का मास जो है वो कैसे फाइंड होगा कि उसका मास तो ऊपर रखें और नीचे आप क्या कर दें, कार्बन 12 का 1/12 आता है उससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ठीक है,
तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे आपको पता है एलिमेंट्स हैं, सबका एटॉमिक मास है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे पास में यूज में आते हैं एटम्स, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मोलैरिटी वगैरह फाइंड करते हैं, नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं, तो वहां ये काम में आते हैं। तो मोस्टली आपको जो आने चाहिए, कम से कम ये तो आपको आने ही चाहिए, उससे ज्यादा याद करते हैं तो इट्स अप टू यू। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए वैसे तो 1.008 वैल्यू आती है हमारे पास, लेकिन अप्रॉक्स हम कितना ले रहे हैं, अप्रॉक्स हम ले रहे हैं 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 ले रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन 1 हो गया। देन कार्बन के लिए हम 12 काम में लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 काम में लेते हैं, नाइट्रोजन के लिए आप 14 काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोडियम के लिए आप लेते हैं 23, पोटेशियम के लिए लेते हैं आप 39, कैल्शियम के लिए लेते हैं आप 40, ठीक है। सल्फर के लिए लेते हैं 32। तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है जैसे मैंने वो आपको बता दिए हैं, जो ज्यादातर काम में आते हैं। क्लोरीन के लिए 37, ठीक है, 35.5, सॉरी, इसके लिए 35.5 काम में लेंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मतलब मोस्टली काम में आते हैं, ये तो आपको मिनिमम याद होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का अगर हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो आप फाइंड करेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, तो यहां पर जो आपके पास एटॉमिक मास आ गया तो उसके लिए यूनिट भी तो चाहिए हमें। तो ध्यान रखना, यूनिट क्या काम में ली जाती है, AMU, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यानी जो आप एटॉमिक मास फाइंड कर रहे हैं उसके लिए जो हम यूनिट काम में ले रहे हैं उस यूनिट को हम बोलते हैं AMU, ठीक है। लेकिन ये भी समझना, लेकिन ये AMU पहले यूज में लिया जाता था। आजकल जो हम यूनिट इसके लिए काम में लेते हैं वो यूनिट है U, ओनली U। U होता है यूनिफाइड मास। ध्यान रखना, AMU तो क्या है, AMU को तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पहले इसका यूज किया जाता था, कुछ बुक्स में आज भी इसका यूज किया जाता है। और आजकल क्या यूज में लेते हैं मोस्टली, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, इसको यूज करने के लिए। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूं 1, तो 1U लिख सकता हूं। 1U का मतलब 1 यूनिफाइड मास इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। कार्बन 12 यूनिफाइड मास, इसकी 16 यूनिफाइड मास, 14 यूनिफाइड मास, ठीक है। सोडियम 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40 और U है ये, सॉरी, और ये हो गया आपके पास 32, ये 35, ठीक है। तो ये आपके पास में सारे क्या यूनिफाइड मास है। AMU भी लिखा जा सकता है, लेकिन आजकल ये इतना फॉर्मल नहीं है, ज्यादातर इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चले। अब देखो, ये तो बात हुई है एटॉमिक मास की, ओके। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास से एक स्टेप आगे। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि जिस तरह से हम एटम के लिए एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको भी आपको वैसे ही डिफाइन करना है जैसे आपने एटॉमिक मास को किया है, बस फर्क इतना है कि ये मॉलिक्यूलर मास के लिए आएगा। तो अगर आपको कहा जाए मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करें, तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द मास, या रिलेटिव मास भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं अपन, जैसे यहां कार्बन 12 से फाइंड कर रहे हैं उसको। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द मास which tells us how many times it is heavier than 1/12 of carbon 12 आइसोटॉप। यानी जो कार्बन 12 आइसोटॉप है उसके 1/12 से वो कितने टाइम्स हैवियर है, ठीक है।
तो जितने टाइम वो हैवियर है वो ये बताता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है, एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कुछ सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसकी यूनिट वही रहेगी, ध्यान रखना यूनिट वही सेम है, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट अपन यहाँ मॉलिक्यूलर मास के लिए भी काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बहुत बेसिक है बेटा और बहुत यूज में आने वाली चीज है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना नहीं आता तो इसका मतलब आपको 11th और 12th के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आएंगे केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर मास तो फाइंड करना ही होता है लगभग क्वेश्चंस के अंदर। ओके, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, तो जो मॉलिक्यूल है उसके लिए मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। अब मास कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको फाइंड किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब एटम्स का एटॉमिक मास को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है आपके पास, 1 कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना बताया आपको 12। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 और मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितना हो गया 16। तो यानी आपके पास 16 मीथेन का मॉलिक्यूलर मास आ गया है। सेकेंड स्टेप देखो, आपको इस बार देते हैं हम C6H12O6, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया हमने। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, तो 6 लिखें। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट तो लिख ही देते हैं। तो कार्बन 6 है, तो यहां मैंने लिखा कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन कितने 6 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखो कार्बन 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 और प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना है आपके पास में 16। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड कर ले, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर सबको ऐड कर दें, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 180। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो एटॉमिक मास होता है, यू लगा दे यूनिफाइड मास, तो ग्लूकोज का जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो है 180। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना है थर्ड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 प्लस सल्फर का कितना होगा 32 इंटू 1 देन प्लस, और फिर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 4 इंटू, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इनको ऐड कर लें आप, तो आपके पास कितना आ रहा है देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 और प्लस 16 4 जा 64, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा आपके पास। ठीक है, तो 98 यूनिफाइड मास क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। कोई दिक्कत, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपको ये पता चल गया है कि मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और एटॉमिक मास किसे कहते हैं। अब आगे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एक टर्म और इससे रिलेटेड काम में आती है, दैट इज फॉर्मूला मास। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, फॉर्मूला मास। ठीक है, ये फॉर्मूला मास क्या होता है इसको समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो एक्चुअली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड मतलब जैसे NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। AlCl3, इसमें भी आयंस है, Al3 प्लस और Cl माइनस, या अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो मैंने कंपाउंड लिखे हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनको हम कह रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में आप कभी भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड नहीं करते हैं, आप फाइंड करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास इसलिए क्योंकि ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल नहीं होते। ठीक है, वो
एंटाइटी की फॉर्म में होता है, उसमें जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वो एक दूसरे से मेयरली अट्रैक्शन से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और एक एक एंटाइटी बनाते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है कि बस तरीका वही है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको यहां पर वो करना है, बस नाम चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर मास की जगह इसको फॉर्मूला मास कह देते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, ठीक है। फॉर्मूला मास ध्यान रखना किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसे फाइंड किया जाता है। जैसे NaCl का फाइंड करना है तो अब ध्यान रखें हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, ठीक है। तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 1 इंटू 35.5, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, इट विल बी 58.5, ठीक है। इसकी यूनिट वही लगा देते हैं, क्या, यूनिफाइड मास। तो ये आपके पास फॉर्मूला मास आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको फाइंड करना है फॉर्मूला मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर इन आयंस का मास निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आप इस तरह से फाइंड करेंगे कि जैसे अमोनियम का और फिर प्लस में Cl का, तो अमोनियम में एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है 14 और 4 हाइड्रोजन है, 14 और 4 16, तो 16 तो हो गया आपके पास अमोनियम का, अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन, और Cl माइनस आयन का हो जाएगा 35.5 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बी, बताइए कितना होगा 5.1, कैरी इधर आ जाएगी 51.5 यूनिफाइड मास, ये आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि ये फॉर्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल है, ये आयनिक कंपाउंड है, तो एक टर्म होती है कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और जिसमें आयनिक बॉन्ड बने हुए हैं वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इनमें आयनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है बीच में, ठीक है, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। और जिनमें आयनिक बॉन्ड नहीं है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, वो मोस्टली मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई फॉर्मूला मास की। चलिए एक चीज और अब देखो थोड़ा सा और देखिए अपन कि अब क्या होता है कि आपने एक नाम सुना है कि आइसोटॉप्स, जैसे अभी मैंने कहा था कि आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन उनका जो मास नंबर है या हम बोले जिनका एटॉमिक मास है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स के केस के अंदर जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं Cl, ठीक है, आइसोटॉप्स ऑफ Cl। अब Cl क्लोरीन जो होता है, इसको लिख देता हूं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। तो अब मान लो अगर मुझे क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना है, तो एक क्लोरीन तो होता है इस तरह से Cl 35 17 और एक Cl होता है Cl 37 17, तो ये 2 तरह के हो गए आपके पास में। मतलब जो क्लोरीन होता है उस क्लोरीन के अंदर आपको जितने भी क्लोरीन के एटम्स हैं क्लोरीन में, उन सबका मास सेम नहीं मिलता है, ठीक है ना। कुछ का एटॉमिक मास होता है 37 और कुछ का एटॉमिक मास होता है 35, एटॉमिक मास नीचे लिखते हैं, ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसका मतलब ये आइसोटॉप्स है। अब इन आइसोटॉप्स अगर हैं इनमें, तो अब इसका एटॉमिक मास क्या लोगे आप, अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो आप क्या लोगे, 37 लोगे, 35 लोगे, कंफ्यूजन, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या उपाय बताया गया कि अगर कोई आइसोटॉप है तो उन आइसोटॉप के केस में हम उसका एटॉमिक मास नहीं निकाल के एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का तरीका है, जैसे
आपके पास जैसे ये 2 क्लोरीन है तो साथ में इनका एबेंडेंस भी पता होना चाहिए आपको कि ये कितने कितने % प्रेजेंट होते हैं। तो जितना इनका एबेंडेंस होता है, ठीक है, उसके हिसाब से अपन इनका एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो देखो ये जो 35 वाला है, ठीक है, ये 35 वाला जो है ये तो आपके पास में होता है लगभग 75% और ये होता है 25%। अगर मैं टोटल 100 मान रहा हूं कि 100 पार्ट है अपने पास क्लोरीन या 100 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो 100 क्लोरीन के एटम्स में आपके पास 75 एटम्स तो मिलेंगे 35 वाले और 25 मिलेंगे 37 वाले। अब आपको फाइंड करना है क्या, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे 35 पहला क्लोरीन है 35, ऐसे कर दें, चलो 35 इस क्लोरीन का एटॉमिक मास है, लेकिन इसका एबेंडेंस कितना है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो आप इसको यूं ले सकते हो कि अगर 75% है तो इसका मतलब क्या हुआ, 75 अपॉन 100, नहीं 75 भाई अगर ये है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जैसे दोनों का अगर अपन रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, जैसे मैं ऐसे ले रहा हूं 37 वाला जो है और ये 35 वाला है, तो 37 वाला 25 है और ये 75 है, तो सिंपल रेशियो निकाल लो, 1:3 आ गया अपने पास, ठीक है। तो इसका मतलब एक पार्ट इसके हैं तो 3 पार्ट इसके हैं, यही हुआ इसका मतलब रेशियो के हिसाब से। तो अगर मैं इस 35 वाले को देखता हूं तो इसके 75% है तो इसके पार्ट कितने होने चाहिए, 3 प्लस 37 वाले को देखें तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 37 है, ठीक है, उसके पार्ट कितना है 25%, 25% का मतलब 4 में से 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, अब डिवाइडेड बाय, अब क्या करें, तो डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कितने पार्ट है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको सभी केसेस में यही करना है, अगर आपको किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको ये देखना है कि उसके जितने आइसोटॉप्स हैं, जैसे पहला आइसोटॉप्स मल्टीप्लाइड बाय कितना पार्ट है उसका टोटल में, जैसे इसमें 3 पार्ट है, प्लस फिर दूसरा आइसोटॉप उसका कितना पार्ट है यहां लिख दो, और टोटल कितने पार्ट है उसको अपॉन में लिख दो आप, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा, देखो 35 को इससे मल्टीप्लाई करो, 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 35.5 यूनिफाइड मास, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लिया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। एवरेज एटॉमिक मास कब फाइंड करना है, जब आपके पास कोई एलिमेंट किस फॉर्म में हो, जब आपके पास एलिमेंट जो है वो आइसोटॉप की फॉर्म में हो, जैसे कार्बन में कार्बन 12, 13, 14 कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं तो उनका भी एवरेज निकाल सकते हैं, क्लोरीन का एवरेज निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन में भी आइसोटॉप्स होते हैं उनका भी एवरेज निकाल सकते हैं, जिनके आइसोटॉप्स होते हैं उनका एवरेज फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपको, ओके। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको इसमें कोई चीज क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आई है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर उसे मेंशन जरूर करें, ठीक है, ताकि हम आपकी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो ये बात हो गई एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की और फार्मूला मास की, ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास की, ये 4 हमने बातें कर ली हैं। अब इसके बाद में इन्हीं से मिलती जुलती कुछ टर्म्स और हैं जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो जैसे हमने एटॉमिक मास देखा, अब अगर मान लो आपको यहां दिया गया है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, अब बच्चे यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एटॉमिक मास तो था, ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ। बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल चीज है। आपको ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक मास है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास है उसको अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके आगे ग्राम लगा देते हो, तो उसे फिर अपन बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। हाँ, आगे इसका क्या रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल से वो अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो हम ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो हम यहां कह सकते हैं इफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, atomic mass of an element is expressed
in gram, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कार्बन का मैंने बताया था कि 12 जो है वो यूनिफाइड मास है। ठीक है, ये यूनिफाइड मास है। तो देखो मैं एक सिंपल सा आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं अपन, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए यहां तो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हो गया कार्बन। 12 यू क्या है इसका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब जब तक हमने यू लगाया है तो एटॉमिक मास है, लेकिन अगर मैं यहां एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं 12 जी लगा दूंगा, 12 ग्राम। तो अब ये क्या हो गया? दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, सिमिलरली देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यू। अब अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो क्या हो जाएगा? 14 ग्राम। ये लो जी, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन 16 यू, ग्राम में एक्सप्रेस कर दो 16 ग्राम तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन का 1 यू, ठीक है, या 1.008 होता है, लेकिन 1 अप्रॉक्स लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 1 जी लगा दिया तो इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो आपको क्लियर हो गया ग्राम एटॉमिक मास क्या है। यानी एटॉमिक मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास है। सिंपल सी टर्म है। ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखो इसमें बड़ा मजा आने वाला है। अब इसको ध्यान रखना। अब हम आगे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जो है, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास बताया, वैसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी तो फाइंड कर सकते हैं। भाई अगर हमें कहा जाए कि इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ मॉलिक्यूल is expressed in, if molecular mass of a molecule is expressed in gram, ठीक है, अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल ले वैसे, जैसे यहां तो मैं ले रहा हूं कुछ मॉलिक्यूल्स, दीज आर मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां ले लेता हूं मैं इनका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और उसके आगे ले लेते हैं हम यहां पर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ठीक है, देखिए पहला मॉलिक्यूल, अभी हमने मीथेन लिया था CH4, कितना आया था? 16 U इसका मॉलिक्यूलर मास था। अब अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करता हूं तो क्या होगा? 16 ग्राम, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप ले लें C6H12O6, कितना आया था? 180 U, ठीक है, तो यहां पर 180 ग्राम हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यूरिया ले लो आप, NH2CO NH2, इसको यूरिया कहते हैं हम, ठीक है, NH2 यूरिया। तो यूरिया का कितना होता है? 60, फाइंड कर लेना, 60 होगा लगभग। तो U और ग्राम में एक्सप्रेस करें तो 60 ग्राम। ठीक है, एक और ले लें, H2SO4, कितना आया था? 98 U, और कितना हो जाएगा? 98 ग्राम इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यू कैन इजिली डिफाइन बोथ, दोनों को बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास की। अब देखो, अगर मान लो आपको ग्राम फॉर्मूला मास निकालना है, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं ग्राम फॉर्मूला मास, तो ग्राम फॉर्मूला मास किसे कहेंगे? भाई अगर आप इफ फॉर्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन
ग्राम, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्राम, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास। अब आपने क्या देखा था, NaCl के लिए, NaCl जो है आपके पास ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हमने कितना पढ़ा था, 58.5 U, ये इसका क्या था, फॉर्मूला मास, ठीक है, ये तो क्या है, फॉर्मूला मास। और अब अगर मैं इसे लिख देता हूं 58.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास, ये लो जी, ये ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, कोई दिक्कत। यानी अब इसका मतलब ये है कि हम आसानी से बता सकते हैं, अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो ग्राम एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास पता है तो ग्राम फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर मास पता है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनके बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट, देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो है, ये मान के चल लें कि मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो 12th के बहुत से चैप्टर्स, जैसे सॉल्यूशन एक चैप्टर आएगा 12th क्लास के अंदर, एक चैप्टर आएगा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, ऐसे मतलब कई चैप्टर्स हैं जहां पर मोल कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर भी जो ये फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कौन सा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बाकी इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पढ़ रहे हैं, मतलब आगे भी बहुत से चैप्टर्स के अंदर काम में आने वाला है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप ये मान के चलो कि फिजिकल केमिस्ट्री की जान है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आता है तो आपको बहुत आसानी रहती है बाकी चीजों को समझने में, ठीक। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी कि नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो हमें सब कुछ आ गया, ये जरूरी नहीं है, कॉन्स्टेंट स्टडी जरूरी है, ठीक है। चलिए तो मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन एक जनरल बात करें। देखिए आप ये देखिए कि अगर किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है नंबर्स में हमें बतानी है कि कोई भी चीज कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर नेम उसके लिए होता है। जैसे हमें पता है 1 डजन मीन्स 12। अगर आपके पास कोई भी चीज 1 डजन है, दैट मीन्स वन थिंग स्ट्राइक इन योर माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 12। इफ इट कम्स सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100, तो अगर सेंचुरी की बात हो रही है तो हम 100 कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा मतलब हर नंबर के लिए एक हमने अलग से टर्म्स यूज में लिए हैं। तो वैसे ही क्या है कि जब हम व्हेन वी आर डीलिंग विद द एटम, मॉलिक्यूल एंड सच टाइप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो इनको काउंट करना इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अगर आप उसको काउंट करें तो। और इस तरह के जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। जैसे आपको कहा कि भाई मेरे पास 1 बकेट वाटर है, इसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बताओ कितने होंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो दूसरी बकेट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल है उससे। इज इट पॉसिबल? वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सा पॉसिबल बनाने के लिए इस तरह की कैलकुलेशन, यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर हम जो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन करते हैं, उसको थोड़ा और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट को कहें कि एक तरह से इन्वेंट किया। तो मोल कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 1 मोल है, किसी भी सब्सटेंस के अगर 1 मोल है अपने पास में, तो उसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स है। और वो कितने हैं? अवगाद्रो नंबर जितने हैं। अवगाद्रो ने एक नंबर दिया था, दैट वाज 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इसको यूं समझे कि 1 मोल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल क्या है। सबसे पहले मैं यहां बीच में 1 मोल ही ले लेता हूं, ठीक है। इससे हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि 1 मोल क्या है। एक्चुअली 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 mole is the amount of substance which contain as many number as 6.022 into 10⁻23. 6.022 into 10⁻23 particles. ठीक है, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं भाई। अगर हम बात करें 1 mole people, 1 mole people मतलब इतने पीपल, इतने लोग,
1 मोल बुक्स इतनी बुक्स, 1 मोल एटम्स इतने एटम्स। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके पास 1 मोल है तो उसकी क्वांटिटी इतनी होगी। ठीक है, तो इस नंबर को वैसे हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। Na क्या है? अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रोस नंबर है। तो अवोगाद्रो नंबर जो है वो 1 मोल के ही इक्वल होता है। ठीक, और आगे चले। अब केवल इतना ही नहीं है 1 मोल, यानी 1 मोल को कोई जरूरी नहीं कि आप केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से ही रिलेट कर सकते हैं। 1 मोल को आप सब्सटेंस के मास से भी रिलेट कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो आप ये कह सकते हैं, अगर एटम की बात करता हूं मैं ना, तो ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के इक्वल होता है। और इस मास को आप मोलर मास भी कहते हैं। ध्यान रखना कि ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास ही है, यानी 1 मोल पार्टिकल का मास मोलर मास। ठीक है, सिमिलरली जैसे अभी इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम लेते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए आपके पास में है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, वो भी 1 मोल पार्टिकल के इक्वल है। मतलब 1 मोल पार्टिकल का जो मास होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और इसे आप मोलर मास भी कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोलर मास है तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, 1 मोल पार्टिकल के मास के इक्वल होगा। ठीक है, और किससे रिलेट कर सकते हैं इसको? ठीक है, और इसको रिलेट कर सकते हैं आप वॉल्यूम से। अगर एसटीपी पर, एट एसटीपी, एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आपके पास में गैस है एट एसटीपी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, 22.4 लीटर होगा। ध्यान रखना 22.4 लीटर। अगर आपके पास कोई भी गैस है, कोई भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कोई भी गैस हो, उन गैस के अंदर अगर आप उसका वॉल्यूम देखते हैं एसटीपी पर, और 1 मोल गैस है किसी कंटेनर के अंदर, तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर रहेगा। बिल्कुल फिक्स है ये क्वांटिटी, ध्यान रखें। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी जैसे इसका यूज अपन करते हैं, एक बार हल्का सा इसको और समझाते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग पॉज करके। ठीक है, देखिए अभी जो मैंने बात की उसको मैं यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। देखिए, जैसे सपोज आपके पास है 1 मोल सोडियम Na एटम्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो गए, 1 मोल पार्टिकल्स हो गए। तो अभी हमने क्या बताया कि 1 मोल अगर आपके पास एटम्स हैं या 1 मोल पार्टिकल्स हैं, वो किसके इक्वल होते हैं? वो इक्वल होते हैं उसके ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक है, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? भाई हमें पता है एटॉमिक मास तो होता है 23U, ये इसका एटॉमिक मास है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्राम एटॉमिक मास की। और अभी मैंने क्या बताया था, अगर आप ग्राम एटॉमिक मास में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप फिर यू नहीं लगाएंगे, आप यहां क्या लगाएंगे? ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब 23 ग्राम अगर आपके पास सोडियम है तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल। और अब देखो कितना इंटरेस्टिंग, कितनी मतलब सिंपल हो गई है हमारे लिए कैलकुलेशन ये, कि अगर आपके पास 23 ग्राम सोडियम है और आपसे पूछे कि बताओ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, तो आपको पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? आपको पता है इसमें पार्टिकल होंगे 6.0022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। कितने एटम्स होंगे? देखो कितना इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक एक एटम काउंट नहीं करना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ग्राम है सोडियम। तो आप ग्राम जैसे ही पता चलेगा आप तुरंत बता दोगे कि उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, मैजिक है एक तरह से। भाई अब अगर मान लो इसके एग्जांपल लूं, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 46 ग्राम मैंने सोडियम दिया है, ठीक है, यू हैव बीन गिवन 46 ग्राम सोडियम एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 46 ग्राम सोडियम। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, गिन के बताओ। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई 46 ग्राम सोडियम में एक एटम निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, ऐसे काउंट करेंगे? पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी काउंट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो प्रैक्टिकली है ही नहीं, भाई आप एटम को उठाएंगे कैसे?
तो अब आप देखो क्या करोगे, इससे कैलकुलेशन करो। अब आपको पता है कि 23 ग्राम जो होता है, ठीक है, 23 ग्राम में 1 मोल होता है 6.022। तो 46 में कितना होना चाहिए, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na। Na कितने एटम, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 10⁻23 तो एज इट इज रहेगा, और यहां जाएगा 12.044। ये लो, इतने एटम्स हो जाएंगे सोडियम के। दिक्कत आई नहीं आई ना? तो इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको क्लियर है ना तो आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तुरंत हल कर देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, और थोड़ा आगे चलिए। सिमिलरली अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है O2, वाटर पे है H2, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है। अब मुझे बताओ कि 1 मोल जो H2O मॉलिक्यूल होते हैं उनका मास, पहले तो उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे ये बताओ। 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे इतने भाई, क्योंकि 1 मोल आ रहा है ना, और हमें पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब आपको कहा जाए कि बताओ इस 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो हमें पता है कि 1 मोल अगर H2O के मॉलिक्यूल है तो इसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, और H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कितना आता है, 18 आता है, 18 ग्राम। तो कितना सिंपल हुआ, हमें पता चल गया कि अगर 18 ग्राम हमारे पास वाटर है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे। ठीक है ना, 18 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन वापस इसी से, आपको कहा कि 180 ग्राम मैंने वाटर दे दिया, ठीक है, वाटर है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको बताया कि बताओ 180 ग्राम वाटर के अंदर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब आपको पता है कि 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है, तो 180 ग्राम कितना हो गया, 10 मोल हो गया, 10 मोल्स ऑफ H2O। तो H2O के 10 मोल्स होंगे उसमें, और जब H2O के 10 मोल्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये लो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इतने H2O मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इतने H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक, दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो यहां मेरा कहने का मतलब है, अब आपको ये चीज क्लियर है कि अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके पास जो है वो कितना, मतलब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है आपस में उनको जोड़ के, मतलब एक चीज पूछी है, दूसरी चीज दी हुई है, तो अपन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, देखो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं अपन, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, ठीक है, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप गिवन मास पे मोलर मास को डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक। जैसे मान लो मैंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O molecules in 360 ग्राम वाटर। तो आपको 360 ग्राम वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, फाइंड करने के लिए गिवन मास। अब गिवन मास कितना है आपके पास, 360 ग्राम है, 360 ग्राम गिवन मास, और नीचे क्या लिखना है, मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है, मैंने क्या बताया, 1 मोल का मास, चाहे वो एटम का हो चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, ठीक है ना, वेदर इट इज मॉलिक्यूल और वेदर इट इज एटम। तो उनका जो आपके पास 1 मोल का मास है उसको आप क्या बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो इसका वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, ठीक है, तो 18 से डिवाइड कर दो आप, और जब आप इसको 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है,
तो 18 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या, ये भी ग्राम में आएगा, ठीक है। तो 18 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपके पास 20, तो 20 मोल्स हो गया, ठीक है। तो यानी हमें पता चल गया कि इसके अंदर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 20 मोल्स होंगे अगर 360 ग्राम वाटर है तो हमारे पास। तो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को, इसको रफ कर रहा हूं, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलोबरेट करते हैं। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और मास दिया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na, और Na क्या है, अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन ले लें किससे, चलिए देखते हैं। जैसे आपको कहें फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 490 ग्राम H2SO4, ठीक है। आपके पास 490 ग्राम H2SO4 है और आपको ये फाइंड करना है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे H2SO4 के। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब मॉलिक्यूल को आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 490 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है H2SO4 का भी फाइंड किया था 98 और मल्टीप्लाइड बाय अवगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सॉल्व करें इसे, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 49 2 98, यहाँ ऊपर 10 बच रहा है और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। H2SO4 के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इससे। तो इस फॉर्मूले से अपन ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये दो ही फॉर्मूले हमारे पास में, एक्चुअली ये दो फॉर्मूले से आप और भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। भाई इससे आप गिवन मास भी तो फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है तो मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड कर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फाइंड कर ही सकते हैं, साथ साथ आप क्या फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास, मोलर मास, ठीक है। अवगाद्रो नंबर तो ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको ना गैस से और रिलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और उन गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि आपके पास अगर कोई गैस है और वो एसटीपी पर है, तो एसटीपी पर उस गैस का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, वो हमेशा फिक्स रहता है। और कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। एसटीपी पर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। तो अब उससे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, देखिए, अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं आपको। कैसे फाइंड करेंगे, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दिया गया है वो ऊपर लिखें, एंड डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 22.4 लीटर से, ये भी लीटर में वॉल्यूम है, उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर आपको क्या फाइंड करना है, उस गैस के अंदर ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, मोल्स तो निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। एक क्वेश्चन ले लें इस पर, वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 320 ले लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ CH4 molecules in 320 gram of methane gas at STP,
एसटीपी पर आपके पास मीथेन गैस है जो कि 360 ग्राम है। अब आपको ये फाइंड करना है कि 360 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के। ठीक है, तो क्या करें, हमारे पास फॉर्मूला है, देखो, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स ये फाइंड करना है आपको। तो इसको फाइंड करने के लिए आप ऊपर तो क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम, सॉरी, खैर वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो पहले वॉल्यूम चाहिए, आपके पास वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इसको करें, इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार रफ कर लेते हैं इसको ना, हो जाएगा। देखिए, उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि वॉल्यूम गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक, तो पहले वॉल्यूम निकालें। अब मुझे बताओ मीथेन का 1 मोल का मास कितना होता है। देखो, 1 मोल मीथेन CH4 इक्वल्स टू, ये होता है 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम CH4 अगर है हमारे पास, तो वो कितना होगा, 1/16 मोल्स होगा। ठीक है, और हमारे पास ग्राम में कितना है, 320 ग्राम मीथेन, कितने मोल्स हुए, 1/16 इंटू 320 ग्राम। ठीक है, तो इसको यहां क्या करें, कैंसिल कर दें। कैंसिल करें तो कितना आता है, 16, 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 20 मोल्स हो गया। ठीक है, 20 मोल्स। अब इसमें भी समझे कि हमारे पास जो 1 मोल होता है, 1 मोल गैस, 1 मोल मीथेन, इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल मीथेन का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 20 मोल का कितना है, ठीक है, 20 मोल का कितना होगा, 20 मोल मीथेन इक्वल्स टू 22.4 इंटू 20, इतना हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम मैं यहां काम में लूंगा। देखो, अब टोटल वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है आपके पास, गिवन वॉल्यूम है 22.4 लीटर, 22.4 इंटू 20 लीटर, ये आपके पास गिवन वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, इसको इससे कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया, 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स मैंने इस फॉर्मूले से बताया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैंने इस फॉर्मूले से बताया है कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फिर अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो आपको ये तो आपने यहां तो फाइंड कर ही लिया कि 20 मोल मीथेन आ रहा है। ठीक है, तो 20 मोल मीथेन में कितने पार्टिकल हैं भाई, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स इन 20 मोल। तो 20 मोल में कितने होंगे देखो, क्योंकि हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो यहां पर 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने हो जाएंगे, और इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम वाले अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसको भी आप मोल कॉन्सेप्ट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम बता रहे थे। इसके अलावा देखो, यही क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करें, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो है उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहां पर आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट मिल जाएगी। उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद में यू विल बी फील वेरी मच कंफर्टेबल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।